हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसका जो यूनिट फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, उसका एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं और यह लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है। इसमें हम केवल बात करने वाले हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है या फिर कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है। तो इसमें यह टॉपिक जो है ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, तो उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम समझेंगे कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। इसे हम कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है या वेलोसिटी कोएफिशिएंट क्या है, या फिर इसी को ही हम जानते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के नाम से भी। तो ये कई प्रकार के नामों से जानता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब एग्जाम्स में दूसरे नामों से पूछ लिया जाए तो आपको यह समझ जाना है कि यही चीज है। ठीक है, वैसे भी नॉर्मल तौर पर यही पूछा जाता है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, और ये सभी चीजें हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के ही पार्ट हैं। तो अगर पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, जैसे A प्लस बी, ये दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो एक दूसरे से मिलने से हमारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स A और B हैं, तो इनके कुछ कंसंट्रेशंस होंगे। अगर कोई भी रिएक्टेंट्स रिएक्शन करने में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके पास पहले से कुछ कंसंट्रेशंस होंगे। तो अगर ये कंसंट्रेशंस हम मान लेते हैं कि ये रिएक्शन करने से पहले इनके पास ए के पास ए कंसंट्रेशन है और बी के पास बी कंसंट्रेशन है, और ये रिएक्शन करने से पहले यानी कि इनिशियल कंडीशन पर। तो इस सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि टाइम जो है वो हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है। यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब हम मानते हैं, मानना क्या है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें दो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं A और B, और t समय पर t इज इक्वल टू 0 समय पर यानी कि इनिशियल टाइम पर, जब अभी रिएक्शन शुरू हुआ नहीं है, तो इस सिचुएशन में A रिएक्टेंट्स के पास स्मॉल a कंसंट्रेशन है, B रिएक्टेंट के पास स्मॉल b कंसंट्रेशन है। लेकिन अगर ये एक दूसरे से रिएक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और इस समय अब t समय बीत चुका है, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू हमारे पास t समय बीत चुका है, यानी कि कुछ समय बीत चुका है। तो इस सिचुएशन में जो A का कंसंट्रेशन है उसमें से X कंसंट्रेशन, A का जो टोटल कंसंट्रेशन है उसमें से X कंसंट्रेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, और B का कंसंट्रेशन भी X प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पर पार्टिसिपेट कर चुका है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो A का कंसंट्रेशन होगा वो A माइनस एक्स हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो रही है। B जो रिएक्टेंट है इसका भी जो कंसंट्रेशन बचेगा वो हो जाएगा B माइनस एक्स, यानी कि अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है यहां से भी X कंसंट्रेशन निकल चुका है और यहां से भी X कंसंट्रेशन निकल चुका है। तो यानी कि जो प्रोडक्ट है वो 2X का फॉर्मेशन हो चुका है t समय के पश्चात। इनिशियल टाइम में इनके पास A और B कंसंट्रेशन थे, लेकिन t समय बाद इनके पास A माइनस एक्स और B माइनस एक्स कंसंट्रेशन बचे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे नॉर्मल शब्दों में समझे तो जब हम शुरुआत में किसी दुकान पर जाते हैं तो हमारे पास मान लेते हैं कि 100 रुपए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ सामान खरीद लेते हैं
तो हमारे पास अगर जब 100 रुपए हैं तो वो इनिशियल कंडीशन है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 सिचुएशन है। लेकिन जब हम किसी सामान को खरीद लेते हैं, मान लेते हैं कि 20 रुपए का हम सामान खरीद ली, तो कुछ समय पश्चात हमारे पास 80 रुपए ही तो बचे। तो वैसे ही यहाँ पर भी x कंसंट्रेशन जब निकल चुका है तो a माइनस एक्स बचा, यहां से भी x कंसंट्रेशन निकल चुका है तो b माइनस एक्स बचा। ठीक है, नॉर्मल शब्दों में यही है। अब देखो कहता है, एक हम लोगों ने इंटरमीडिएट में एक कॉन्सेप्ट समझा है, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या हमने समझा है? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है और शायद आप सभी को आगे चलकर इसी में भी पढ़ने को मिले, लेकिन यहां पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है वो ये कहता है कि कोई भी अगर हमारे पास रिएक्शन है और इस रिएक्शन का अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वो dx अपॉन dt होगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के कंसंट्रेशन से और B के कंसंट्रेशन से। यानी कि अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ A एंड या फिर इसी को ही हम कह सकते हैं एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, इन दोनों का ये मल्टीपल है। ठीक है, अब देखा जाए तो हमारे पास चूंकि पता है यहां पर कि जो एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ A जो है वो t समय के पश्चात A माइनस एक्स है, और B जो रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन t समय पश्चात B माइनस एक्स है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, तो इसलिए मैं यहां पर डायरेक्ट करता हूं, ये सभी चीजें हमें नहीं लिखनी है। यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, हम यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे कि a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे b माइनस एक्स। ये हमारे पास कंसंट्रेशंस हो गए। अब अगर इसमें हम मैथमेटिकली रूप में देखें तो चूंकि कहीं भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है तो इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत होती है। तो यहां पर हम इसलिए इसे हम कर देते हैं o और dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, इसी को ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, इज इक्वल टू स्मॉल k, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। ये हमारे पास इसका एक नया फार्मूला मिला। अब चूंकि यहां पर जो हम लोगों ने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाकर के लिखा है, या फिर कह सकते हैं जो प्रोपोर्शनल साइन था, ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन था उसे हमने हटाया और एक कांस्टेंट वैल्यू लिखा के। तो ये जो हमारे पास यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है इसी को ही हम कहते हैं हियर। यहां पर हम कुछ चीजें लिखते हैं हियर। यहां पर हमारे पास जो के है स्मॉल के, ठीक है, के इज नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर इसी को ही हम कह सकते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट ये हमारे पास हो गया। अब इसी को ही हम कई नामों से जानते हैं, तो आप सभी नामों को यहां पर लिख सकते हैं वो और करके। और ये हमारे पास यहां पर हमने देखा कि क्या होता है रेट कांस्टेंट। कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है तो ऐसे ही होता है, ये मेथड होता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फार्मूला होता है। कोई भी रिएक्शन है तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन हमें अब निकालना है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, और बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा करने को भी मिलता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स बचे हुए हैं t समय पश्चात, वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया है। क्योंकि अगर हमारे पास अगर बात किया जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं यानी कि dx अपॉन dt, वो कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करते हैं, वो भी किसके, रिएक्टेंट्स के। अगर रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन घटते जाते हैं, चूंकि रिएक्शन जब होता है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन घटते जाते हैं, और इसके पश्चात जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी समय के साथ घटने लगता है,
क्योंकि कंसंट्रेशन घटते हैं, तो इसलिए यहां पर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन ए और बी के लिए। ठीक है, अब चूंकि हम मैथमेटिकली ऐसा देखते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन होते हैं उन्हें हटाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट कोई भी हम जोड़ सकते हैं, तो यहां पर मैंने k एक जोड़ दिया। ठीक है, अब चूंकि इस k को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के थ्रू लेकर आए हैं और यह रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है, इसलिए इस k को हम रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कोएफिशिएंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पर आगे चलें और हम कहें कि अगर हमारे पास जो k है यानी कि रेट कांस्टेंट जो है, इसका हम डिफिनीशन बताना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ सपोज करेंगे। इफ अगर हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास a का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t है यानी कि a माइनस एक्स जो है, वो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 1 है। ठीक है, और साथ ही साथ हम यह भी सपोज कर लेते हैं कि b माइनस एक्स जो है यह भी 1 के ही इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम सपोज कर लेते हैं और इसी में ही इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, b माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं जिससे हम k को डिफाइन कर सके, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर डायरेक्ट लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम बात करें इक्वेशन फर्स्ट से तो हमारे पास होगा dx अपॉन में dt। ठीक है, ये हमारे पास है, इज इक्वल टू हमारे पास स्मॉल के जैसे के तैसे ही रहेगा, और a माइनस एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास 1 और b माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1। तो इस प्रकार यहां पर अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी dx अपॉन में dt इज इक्वल टू स्मॉल k। बातें क्लियर हुई? इतना ही हमें लिखना था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट है वह रेट ऑफ द रिएक्शन है कुछ कंडीशन के अंतर्गत, और वह कंडीशन यह है कि आफ्टर टाइम t the concentration of reactants A and B is unit या फिर यूनिटी, यानी कि कहता है ये है कि रेट ऑफ द रिएक्शन वही वेलोसिटी वही रेट कांस्टेंट वही रेट ऑफ रिएक्शन है जिस सिचुएशन में हमारे पास t समय पश्चात रिएक्टेंट्स के जो कंसंट्रेशन है वो 1 के बराबर हो जाए, यानी कि यूनिटी हो जाए। तो इस सिचुएशन में रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसी को ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए यहां तक आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यहां पर हमें कुछ चीजें लिखनी रहेगी, तो वो चीजें हम आप सभी को नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मिल जाएगा, वहां पर इसके नोट्स को हम पूरे तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहां पर कुछ लिखना है, तो चलिए इसको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने डिफिनीशन रेट कांस्टेंट का या वेलोसिटी कांस्टेंट का। यहां पर कहता है कि रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, इसे हम कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ द रिएक्शन अंडर कंडीशंस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। जो मैंने अभी समझाया वही चीजें लिखी गई हैं कि रेट कांस्टेंट बेसिकली रेट ऑफ द रिएक्शन है कुछ कंडीशंस के अंतर्गत, और वो कंडीशन यहां पर ये कहते हैं कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स के A और B के, वो अगर यूनिटी है यानी कि 1 के इक्वल है, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होगा वही रेट ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका जो नोट्स है वो सेम चीजें हैं, बस यहां पर कुछ लाइंस लिखने हैं। जैसे कि यहां पर हमें ये सपोज करना है कि इफ द इनिशियल concentration of the reactants A and B is equal to small a and small b, and after time t the concentration of reactants A and B is small a minus x and small b minus x, then the law of mass action
फिर उसके बाद यही सभी चीज़ें हमें लिखनी रहेंगी। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा नोट्स आप सभी को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, जल्दी से लीजिएगा। 1 2 3 गॉन। ठीक है, और अगर आप सभी लोग केमिस्ट्री के बुक नहीं लिए हैं तो जरूर परचेज कर लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि जब बुक रहेंगे तभी आप एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सभी चीज़ों को बताता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बुक में होती हैं जो हम नहीं बताते, तो जरूर बुक ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हार्ड कॉपी नहीं लेना चाहते तो सॉफ्ट कॉपी यानी कि बुक के पीडीएफ को भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं, और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।